जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज से हम लोग ये जो आप ज्ञान बिंदु का जो आप बुक देख रहे होंगे बिहार दरोगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आज से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये रोशन आनंद एवं बिट्टू झा के द्वारा ये जो लिखा गया बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें आपको यहाँ पे फुल डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट 1 है और इसको हम लोग कवर करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस सर का। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर है विथ डिस्क्रिप्शन के साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से डिस्क्रिप्शन का। अगर बीपीएससी और बिहार दरोगा एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। डेली आप लोगों को मैं प्रैक्टिस प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि सत्रिया जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम का है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो असम हो गया। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये अगर हम बात करते हैं क्या कि भरतनाट्यम की, तो देखिए मुख्य रूप से दक्षिण भारत तमिलनाडु की ये शास्त्रीय नृत्य शैली है। क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि भरतनाट्यम जो है वह किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। और देखिए अगर हम बात करते हैं भरतनाट्यम की, तो सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है इसे। और इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इनके कलाकार निम्न है, तो देखिए ये कलाकार कभी एग्जाम में पूछ देता है कि कौन कौन से जो है इनके कलाकार। तो यामिनी हो, कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह, रुक्मणी देवी और मृणालिनी साराभाई है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट हमारा क्या है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी देखते हैं तो ये आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य, आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसका आधार जो है वह भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। ठीक है, और इसके कलाकार इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका पीडीएफ में टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाइए, मैं इसको भेज दूंगा, आप पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, टेलीग्राम से लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उससे ज्वाइन होकर टेलीग्राम से इसको पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए ओडिसी। और ये देखिए उड़ीसा में प्रचलित नृत्य कला की प्राचीन शैली है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं कि कथकली। तो कथकली क्या है, तो केरल की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है कथकली। ठीक है, और कथक नृत्य देखिए ये उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा, तो ये आपका कथक नृत्य। ठीक है, और आगे नेक्स्ट देखते हैं हमारा मणिपुरी नृत्य। ये भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और इसकी जो उत्पत्ति जो स्थल है वो मणिपुर के नाम पर पड़ा है। और यह नृत्य जो है मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्णन का प्रेम प्रसंग प्रमुख है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मोहिनी अट्टम। ये क्या है, तो ये केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो अभी काफ़ी लोकप्रिय है। और मोहिनी अट्टम नृत्य शब्द मोहिनी के नाम से बना है और मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु ने धारण किया था ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत को जीत सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था, ऑप्शन नंबर बी, सिंदरी में किया गया था। देखिए अब ये कितना इंपॉर्टेंट है आपका ये फैक्ट। तो देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में 1951 ईस्वी में स्थापित किया गया था। एग्जाम में अगर पूछ दे कि फर्स्ट कहाँ किया गया था, तो 1951 में सिंदरी में किया गया था। और भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट यानी कि तमिलनाडु में खोला गया था। और भारत विश्व में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। देखिए प्रथम पूछ दे तो प्रथम में है चीन, अमेरिका एवं भारत विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक मुख्य का उत्पादक देश है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं कि भारत में सहकारी। तो भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 में सिंदरी यानी कि तत्कालीन बिहार में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं कि बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कागज़ उत्पाद क्षेत्र की कंपनी है। तो क्वेश्चन आएगा कि कागज़ उत्पाद क्षेत्र की कंपनी कौन है, तो बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। और ये महाराष्ट्र में स्थित है और राममंदुरी आंध्र प्रदेश राज्य में है। गोदावरी नदी के तट पर यह स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य, तो इसका तात्पर्य है क्या कि उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। अब देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, समस्थानिक क्या होता है, तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या असमान होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे में क्या हो गया, हाइड्रोजन के तीन जो होते हैं समस्थानिक होते हैं। पहला आपका प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा क्या है, तो ट्राइटियम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि हाइड्रोजन में समस्थानिक ट्राइटियम रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन में समस्थानिक जो है ये किस सक्रियता को प्रदर्शित करता है, तो ट्राइटियम रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है। ठीक है,
आगे देखो कि सर्वाधिक समस्थानिक वाला जो तत्व है वो क्या है, तो पोलोनियम है, जिसका 27 समस्थानिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं आपका कि समस्थानिक के उपयोग। तो किसी पुरानी कार्बनिक पदार्थ की आयु जानने में कार्बन समस्थानिक यानी कि C14 का प्रयोग किया जाता है। बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं, ठीक है। और कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक यानी CO60 का उपयोग करते हैं। और यूरेनियम के समस्थानिक यानी कि U235 का प्रयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। और देखिए अगर हम बात करते हैं कि घेंघा रोग इलाज में आयोडीन के समस्थानिक I131 का उपयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितना इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं हम अगर बात करते हैं समभारिक यानी कि आइसोबार की, तो परमाणु के तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या असमान होते हैं समभारिक कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखिए सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, तो समान न्यूट्रॉन संख्या वाले परमाणु को सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इससे आपको कितना ज़्यादा फैक्ट मिलेगा। फ्रेंड्स देखिए अगर हो सके तो आप इस वीडियो को 2 बार जरूर देखें, 1-2 बार देखें, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए ये आप 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन नहीं समझ, बहुत सारे क्वेश्चन का इसमें मिक्सअप रहेगा, क्योंकि आपका इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। प्लीज़ फ्रेंड्स आप हो सके तो 1-2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ याद हो जाए, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु अंगद देव। तो देखिए क्या है, अगर हम बात करते हैं गुरु अंगद देव ने तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी और इन्होंने ही गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था, ठीक है। और सिखों के प्रथम गुरु नानक सिख धर्म के प्रणेता थे और इनका जन्म आधुनिक ननकाना साहिब पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था इनका जन्म, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सिख धर्म, तो सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। सच्चा बादशाह इन्हें अर्जुन देव को कहा जाता है और इनकी उपाधि थी, ये अकबर के क्या थे, समकालीन थे। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से आपको घुमा के पूछ सकता है। और 1589 ईस्वी में इन्होंने अमृतसर सरोवर के मध्य हरमंदिर साहिब का निर्माण किया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए अगर हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह की, तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे और इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था और 1699 ईस्वी में इन्होंने गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना की। तो ये कितना इंपॉर्टेंट पूछता है एग्जाम में कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, कब हुआ, ठीक है। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे और गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना की थी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए कथन है उसका तर्क दिया हुआ। देखिए सबसे पहले अगर कथन की बात करें तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं। और कथन है, तर्क क्या देखिएगा कि हिमालयी नदियाँ का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो देखिए ऑप्शन ए आपका ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसका, तो देखिए कि भारतीय अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ शामिल है, ठीक है। ये अनेक छोटी बड़ी नदियाँ शामिल है। अगर हम बात करें हिमालयी अपवाह तंत्र की, तो देखिए क्या होता है कि हिमालयी अपवाह तंत्र भूवर्गीय इतिहास के एक लंबे दौर में एक विकसित हुआ है और इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियाँ शामिल हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि हिमालयी अपवाद तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ शामिल है, तो याद रखिए गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। ये कहाँ से क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो आपको प्रीवियस ईयर है, लेकिन इससे जो भी रिलेटेड आपका फैक्ट एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो सभी पॉइंट इसको मतलब क्या इसमें देख सकते। देखिए मार्केट में अगर हम बात करते हैं इस बुक का लगभग एक प्रॉस 300 इस बुक का दाम है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए डिमांड पे मैं सोचा कि इस वीडियो को प्रोवाइड करूँ और डेली आप वीडियो को देखिए। मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करूँगा और प्लीज़ टेलीग्राम से ज्वाइन होके और इसका PDF भी ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे ज्वाइन होकर आप PDF ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि महाखड्डों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में भी आकार की घाटियाँ, शिव प्रक्रियाएँ व जलप्रपात भी बनाती हैं। और कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा था, आपको पता होना चाहिए, और अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। और यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में क्या करती है, तो जमा करती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियाँ, तो देखिए हिमालयी अपवाह में अनेक नदियाँ हैं मगर निम्नलिखित नदी तंत्र प्रमुख है। सिंधु नदी तंत्र, देखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्रोणियों में से एक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी तंत्र, तो अपने द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोणों से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी में से एक है। और यह नदी उत्तराखंड राज्य की है। उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई पर से निकलती है। और यहाँ मतलब कि जो उत्तराखंड में इसे भागीरथी के नाम से जाना था गंगा को, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखते हैं। तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट
चोमायुंगडुंग हिमनद में हुआ है। ठीक है, और तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शोधक। और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। किसे? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है? तो ऑप्शन ए 4 राज्य की मान्यता क्या है? तो जरूरी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका पॉइंट देखते हैं कि किसी भी राज्य के राजनीतिक दल की राष्ट्रीय दल बनाने के लिए 4 राज्यों की मान्यता जरूरी है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है? तो पहला शर्त देखिएगा, क्वेश्चन आएगा डिस्क्रिप्शन टाइप में। देखिए, लोकसभा, आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी है, पहला है। और दूसरा क्या कि इसके अलावा इसे किसी भी राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होगी, अथवा लोकसभा में 2% सीटें हो और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, इसका वर्णन संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में वर्णित किया गया है। ठीक है, अब देखिएगा वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या है? तो देखिए, ये कुछ आपके दल है और इसके प्रतीक चिन्ह है। तो देख लीजिएगा फ्रेंड्स, इसका मैं PDF भेज दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए कृषि ऋण का। तो देखिएगा कि भारत में पहला जो सहकारी आंदोलन ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि ऋण के साथ आरंभ हुआ था। और भारत में सहकारी आंदोलन के प्रारंभिक चरण 1904 से 1911 ईस्वी है। वर्ष 1903 ईस्वी में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा वर्ष 1904 ईस्वी में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि सहकारी आंदोलन का दूसरा चरण संशोधन चरण वर्ष 1912 से 1918 ईस्वी के बीच में हुआ था, दूसरा चरण। और इसमें सहकारी समिति अधिनियम 1912 अधिनियमित कर वर्ष 1904 अधिनियम के दोषों को दूर किया गया। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि नींबू बाजको नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु नदी पे। अब देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। तो देखिए, नींबू बाजको नामक बांध जो है सिंधु नदी पर लद्दाख यानी कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। कौन? तो कोयना परियोजना। और इससे 1920 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है और इसका निर्माण 1863 ईस्वी में हुआ था। अगर हम बात करते हैं पेरियार की, तो पेरियार यानी कि मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर केरल में स्थित एक गुरुत्वीय बांध है और इस जलाशय के चारों ओर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट है देखते हैं कि भारत के कुछ नदी घाटी परियोजना। देखिए इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए पहला है कि भाखड़ा नांगल परियोजना, ये सतलज नदी पर भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोंग बांध परियोजना, ये ब्यास नदी पर क्रियान्वित किया गया है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और उकाई परियोजना देखिए, तो ये परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर है। और वान सागर परियोजना ये सोन नदी पर स्थित है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन की किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो क्या अभिप्रेरित है? देखिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। तो ये क्या है आपका? ये अभिप्राय है इसका। ठीक है, तो देखते हैं अगर हम बात करते हैं क्या कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है, अर्थात वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक होती है, तो उस कीमतें सतत रूप से बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य क्या होता है? घटता है, जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा समस्या, इसको क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। और जब कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है तो उसे मुद्रास्फीति की अवस्था कहलाती है। ठीक है, मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति का कम होने का कमजोर होना मुद्रास्फीति की अवस्था कहती है। तो ये सब क्या है? इसका मुद्रास्फीति का डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं समता सैनिक दल, ये किया गया था। स्वतंत्र मजदूर संघ, ये भी किया गया था। द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी किया गया था। लेकिन दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच, ये नहीं किया गया। देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि देखिए दलित वर्ग से संबंधित है
अंबेडकर, तो हम लोग तो डायरेक्टली इसी को क्वेश्चन को टिक करते हैं, इस सबको छोड़ दे। लेकिन देखिए पढ़ना पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर जब तक आप देखिए आजकल जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहा है। आप देखिए अभी एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, कितने अच्छे पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम बीपीएससी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है, और कहीं कहीं से तो कोई क्वेश्चन यूपीएससी लेवल का पूछ दिया है। तो फ्रेंड देखिए आपको डिटेल में तो पढ़ना पड़ेगा, चाहे जो बुक से पढ़िए, लेकिन आपको रिवीजन के लिए बहुत अच्छा वीडियो मैं प्रोवाइड करूँगा। विश्वास कीजिए मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो प्रोवाइड करूँगा, और ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छा कंटेंट रहेगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर अंतर जरूर देखिएगा। और फ्रेंड प्लीज़ अगर हो सके तो कुछ सपोर्ट कीजिएगा आप लोग शेयर करके, क्योंकि आप लोगों से सपोर्ट से ही चैनल ग्रोथ करता है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्टेड यू कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को जरूर किसी न किसी ग्रुप में या किसी को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर जिसके पास अफोर्डेबल नहीं रहेंगे पैसा अगर बुक खरीदने के लिए, तो उनको ये वीडियो प्रोवाइड हो जाए। मैं डेली फ्रेंड्स आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी, ये हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं किया गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भीमराव अंबेडकर ने तो 1920 ईस्वी में द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किया था, ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किए थे, समाज समता संघ की स्थापना किए थे, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कि 1942 ईस्वी में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना किए थे, और भारतीय रिपब्लिक पार्टी एवं बौद्ध महासभा की स्थापना किए थे इन्होंने, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, अगर हो सके तो लिख लीजिए। नेक्स्ट है 11 नंबर क्या कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो ऑप्शन बी केवल नागरिकों के लिए और सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर हम बात करते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी मौलिक अधिकारों में अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसी को अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जो मौलिक अधिकारों के भाग का मेरुदंड है। तो देखिए इंपॉर्टेंट कितना है कि अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। देखिए सबसे पहले 19 का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं कि बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता किस में, तो अनुच्छेद 19 के ए में है। और शांतिपूर्वक एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 बी में। संघ बनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 19 सी में है। उसके बाद देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के डी में है। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता 19 के ई में है। और कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता 19 के जी में है। लेकिन देखिए यहाँ पे नोट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार था। पहले वाले जो मूल संविधान उसमें 7 थे, लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, अनुच्छेद 19F यानी कि संपत्ति का जो अधिकार था, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया, और इसे अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। तो अभी कितने हैं हमारा मूल संविधान, तो ये अभी 6 प्रकार के, पहले 7 थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है। तो देखिए इसका तात्पर्य ये है कि यह समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई को कम होना। देखिए अगर हम बात करते हैं समताप मंडल की, तो देखिए अगर हम बात ओजोन छेद का तात्पर्य ओजोन परत का अवक्षय होना है। समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाने वाली ओजोन परत सूर्य के परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है, और इन किरणों से आँखों के रोग तथा त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। कृषि एवं जलवायु पर भी इसका क्या पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम बात कर दें ओजोन परत से सूर्य की परावैंगनिक किरणों को 70 से 90% तरंगे छन जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें ओजोन परत में छिद्र सर्वप्रथम फॉरमैन द्वारा 1973 ईस्वी में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा देखा गया, तो याद रखिएगा कि फॉरमैन द्वारा 1973 ईस्वी में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था, जहाँ सितंबर व अक्टूबर के दौरान ही वृद्धि होती है ये, ठीक है। ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारण क्या है, क्लोरीन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसकी उत्पत्ति क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि हैलोजन्स व इनसे संबंधित कुछ अन्य पदार्थ कार्बन टेट्राक्लोरीन व मिथाइल क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायनों से होती है, ठीक है। अगर बात करें ओजोन में बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल कनाडा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ओजोन से रिलेटेड सभी पॉइंट इसमें क्लियर हो गए, ठीक है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है क्या कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन के बारे में। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, यही रीज़न है। देखिए इसका स्थापना याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स ये कब पूछे हुए हैं, तो ये एक्साइज SI में पूछा हुआ है 1/9/2020 को। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है ना इस बुक में दिया हुआ है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है,
ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने की भाषा 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच में यह काम होता है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का। और 4 और भाषाएं हैं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है, जिसमें चीनी हो गया, रसियन हो गया, अरबी हो गया, स्पेनिश, ये सब भाषा में भी काम होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग की बात करते हैं, इसमें 6 अंग है जो इस प्रकार है। देखिए, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय इसके अंग है। ठीक है, और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष कौन है? तो कशावा कोरोसी है जो हंगरी के है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस है। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यूएनए के बारे में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर। देखिएगा कि सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, पहला आपका बाघ आरक्षित क्षेत्र, दूसरा क्या है आपका राज्य। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इंद्रावती। तो जो इंद्रावती जो है फ्रेंड्स आपका कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है आपका पेरियार, पेरियार जो है आपका केरल में है। नेक्स्ट है आपका सिमलीपाल, तो सिमलीपाल जो है आपका उड़ीसा में है। और आपका वांदीपुर, तो वांदीपुर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। तो इसका आप राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अब सभी अभ्यारण्य के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम कहीं से भी क्वेश्चन उठा के एग्जाम में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, केरल के इडुक्की में स्थित एक महत्वपूर्ण बाघ और हाथी आरक्षित क्षेत्र है पेरियार अभ्यारण्य। ठीक है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान उसको कहते हैं। इंद्रवती राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो भारत में छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है और 1983 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित की गई थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि टाइगर रिजर्व कब घोषित किया? 1983 में। देखिए, सिमलीपाल क्या है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा यह एक हाथी अभ्यारण्य भी है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1974 ईस्वी में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था और इसमें शुष्क पर्णपाती वन प्रमुख है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार के जो वन है वह प्रमुख है? तो याद रखिए, शुष्क पर्णपाती वन। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है जो उत्तराखंड में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और वर्तमान में वर्ष 2021 में से इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, ये भी याद रखिएगा। और देश का सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। और भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीसेलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामझाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व है। अगर हम बात करते हैं कि भारत के 14 बाघ अभ्यारण्य को वैश्विक संरक्षण मानकों की मान्यता जुलाई 2021 से ईस्वी में मिली है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब बताइए, अब यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं छूटेगा ना? तो प्लीज़ आप वीडियो को देखिएगा अच्छे से। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो देखिए, अब आप ऑप्शन है बी, यानी कि हाइड्रोमीटर है। तो देखिए, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोमीटर की, तो इसको बोलते हैं कि हाइड्रोमीटर के द्वारा किसी द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। इससे द्रवों का विशिष्ट गुरुत्व निकाला जाता है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन में सी हाइग्रोमीटर है, तो हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है, क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है आपका हिप्सोमीटर, हिप्सोमीटर के द्वारा समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात किया जाता है। और आपका है ग्रेविमीटर, एक वैज्ञानिक उपकरण है, इसके द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति को ज्ञात किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर, आपका उद्योग है और अवस्थिति है, कौन सा उद्योग जो है वो किस राज्य में अवस्थित है, देखते हैं। तो देखिए, रेलवे उपकरण, मोटर वाहन, पोत निर्माण, साइकिल। देखते हैं पहला आपका रेलवे उपकरण। तो रेलवे उपकरण जो है फ्रेंड्स आपका कहाँ है, देखते हैं ध्यान से। तो आपका रेलवे उपकरण है वो आपका कोच्चि में है। मोटर वाहन जो है आपका लुधियाना में है। पोत निर्माण जो है आपका भिलाई में है। और साइकिल निर्माण क्या है आपका जबलपुर में है। तो देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए, पोत निर्माण स्थल कोचिन इसे अरब सागर की रानी कहा था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि लोकप्रिय के नाम से जाना था। और बेम्बनाड कयाल के मुहाने पर स्थित कोच्चि पतन के एक प्राकृतिक पतन है। इसे पूरब का बेसिन कहा जाता है, ठीक है, कोचीन को। और यह बंदरगाह केरल के मालाबार तट के वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बंदरगाह के निकट एक जलयान निर्माणशाला व पेट्रोलियम शोधनशाला स्थापित की गई। नेक्स्ट है आपका कि भिलाई शहर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और भिलाई इस्पात संयंत्र भी यहाँ स्थित है, ठीक है। 1955 ईस्वी में दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 योजना में स्थापित की गई थी। तो क्वेश्चन आता है कि जो भिलाई इस्पात जो संयंत्र है किस योजना के तहत, किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के तहत इसका किया गया था, ठीक है।
और यह रेल की पटरी और भारी इस्पात प्लेटों का प्रमुख निर्माण करता है। नेक्स्ट है आपका कि जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है और यहाँ मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। ठीक है, और यहाँ तोप गाड़ी बनाने का केंद्रीय कारखाना है। लुधियाना की बात करें तो पंजाब राज्य में सतलज नदी के किनारे स्थित एक शहर है और देश में सबसे ज़्यादा साइकिल पंजाब में बनती है और लुधियाना एक प्रमुख साइकिल उत्पादन केंद्र है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 70 नंबर कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और इन्हें परिवर्तित कर देते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रोटीन में। देखिए फ्रेंड्स, हम ना डेली आप लोगों को ना 25 क्वेश्चन ही कवर कराएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 25 क्वेश्चन आप नहीं समझिएगा, ये 25 जो क्वेश्चन रहेंगे ना, ये 25 क्वेश्चन कितने में मल्टीपल हो जाएंगे, आप एक बार इस वीडियो को देखिएगा तो आपको इसके बारे में अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसका डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जितने भी आपको एग्जाम में फैक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, संभावनाएं हैं, वो इसमें ज्ञान बिंदु मतलब जीएस में इसमें दिया हुआ है। तो एक बार जरूर देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, हो सके फ्रेंड्स एक नहीं 2 बार देखिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई भी चीज़ को एक ही बार पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए वो। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं, पेड़ पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करता है तथा इससे उन्हें प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा विभिन्न नाइट्रेटों के रूप में पाई जाती है और जंतुओं तथा वनस्पतियों में यह प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। नाइट्रोजन वायुमंडल का सबसे प्रमुख गैस है। अगर बात करते हैं हम वायुमंडल में 78% भाग क्या है, तो नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में यह जो होता है आपका वो सोडा, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया आदि में पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं यूरिया की, देखिए इसका फॉर्मूला एग्जाम में आता है कि NH2CONH2, यह एक कार्बनिक यौगिक है और यह स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में पाया जाता है। ठीक है, पेशाब में पाया जाता है और इसका उपयोग जो होता है कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। और अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस और यह हवा से हल्की होती है और इसका आणविक सूत्र NH3 होता है और अमोनिया का उपयोग रासायनिक खादों को बनाने में किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हवा में परागकण को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो ऑप्शन सी वायु परागकण कहते हैं। तो पौधे के हवा द्वारा परागकण को वायु परागकण कहते हैं। पौधे में प्रजनन अंग मुख्यतः पुष्प होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि प्रत्येक पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं। देखिए ब्रह्मपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, ये 4 भाग होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि पुष्प के पुमंग और जायांग प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं, इन्हें आवश्यक अंग कहा जाता है और इससे ही जननांग कहा जाता है। पुमंग पुष्प का नर युग्मक तथा जायांग में मादा युग्मक बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखते हैं कि परागकण। तो परागकण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपरागकण एवं परपरागकण। अगर हम बात करते हैं स्वपरागकण की, तो जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं, तो परागकण कहते हैं। अगर हम बात करते हैं परपरागकण की, तो जब एक पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे परपरागकण कहते हैं। अब देखिए पर परागण की विधियाँ क्या है, तो देखिए वायु परागण, तो वायु द्वारा जो परागण होता है उसे वायु परागण कहते हैं। कीट द्वारा परागण उसे कीट परागण कहते हैं। जल द्वारा परागण हो उसे जल परागण कहते हैं। जंतु द्वारा परागण उसे जंतु परागण कहते हैं और पक्षियों द्वारा परागण उसे क्या कहते हैं, तो पक्षी परागण कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर कि युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो दिल्ली पुलिस ने अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम युवा की शुरुआत की है और इस पहल का उद्देश्य है युवाओं की योग्यता और क्षमता के अनुसार उनके कौशल की उन्नति करते हुए उनके साथ संपर्क स्थापित करना। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जम्मू एवं कश्मीर, ये केसर के लिए सबसे फेमस है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि भारत में केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है तथा पूरे विश्व में केसर के उत्पादन में ईरान प्रथम स्थान पर है। तो देखिए याद रखिए, भारत में तो जम्मू कश्मीर, लेकिन अगर पूरे विश्व की बात करें तो ईरान है। केसर विश्व का सबसे कीमती पौधा है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्रोकस सटाइवस इसका नाम है, एग्जाम में आता है। और इसका उपयोग मक्खन आदि खाद्य द्रव्य में वर्ण एवं स्वाद लाने के लिए किया जाता है। और कश्मीरी केसर को GI टैग्स प्राप्त हुआ है, GI भौगोलिक संकेत है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये भी।
नेक्स्ट है आपका 21 नंबर, देखिएगा कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि निस्यंदन होता है। तो देखिए निस्यंदन प्रक्रिया के द्वारा जल में मौजूद सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं किया जाता है। जल शुद्ध करने के प्रमुख उपाय विधियाँ निम्न हैं। तो RO सिस्टम, तो इनके द्वारा साफ पानी में बैक्टीरिया होने की आशंका बहुत कम होती है। यह पेयजल को साफ करने के उच्च स्तरीय तरीका है। यह गंदगी, धूल, बैक्टीरिया आदि से पानी को मुक्त कर शुद्ध व मीठा बनाते हैं। और देखिए युवा रेडिएशन सिस्टम क्या है, तो इसमें पानी में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया के DNA अवस्थित हो जाते हैं, साथ ही हानिकारक बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या, क्लोरीनेशन, तो इसके जरिए पानी साफ किया जाता है और विभिन्न नगरों एवं सरकारी उपक्रमों में जलपूर्ति के दौरान यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। इससे पानी शुद्ध होने पर उसके रंग और सुगंध में परिवर्तन आ जाता है और यह पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। कौन, तो क्लोरीनेशन। अब देखिए जल को उबालने, यानी कि जल को उबालने से जल के अधिकांश कीटाणु नष्ट हो जाता है, परंतु इस विधि द्वारा केवल सीमित मात्रा से ही जल को शुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 22 नंबर, देखिएगा NSDL का पूरा नाम क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपोजिटरी लिमिटेड। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि यह एक संगठन है जिसको सिक्योरिटीज़ मार्केट में ट्रेड करने वाली होल्डिंग्स और सिक्योरिटीज़ शेयर, बॉन्ड, कैश को सुरक्षा प्रदान करता है और इस व्यवस्था में सभी काम ऑनलाइन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 23 नंबर कि कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि फॉर्मिक अम्ल के कारण। तो कीट वंश से होने वाली जो खुजली फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है। अब बात करते हैं हम एसिटिक अम्ल, तो एक सरलतम कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसके कारण सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है। इसे एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है आपका लैक्टिक अम्ल, तो वाटर सोल्यूबल होता है। यह स्किन से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा दिलाते हुए त्वचा को गोलिंग और रेडिएंट रखने में सहयोग करता है। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर, निम्न हस्तियों पर विचार करें। तो अगर हम बात करते हैं कि नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर और मकरंद देशपांडे, ये सभी जो है वो किससे जुड़े हैं, तो ये थिएटर से, सभी जो है थिएटर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि सभी हस्तियाँ थिएटर एवं अभिनय से जुड़े हुए हैं। नसीरुद्दीन शाह की अगर बात करते हैं तो हिंदी फिल्म के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं और उनका सिनेमा में सफ़र की शुरुआत 1975 ईस्वी में आई फिल्म निशान से हुई थी। नेक्स्ट है आपका क्या, गिरीश कर्नाड, तो यह एक जाने माने कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता है। गिरीश कर्नाड को 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। अगर हम बात करते हैं क्या कि मकरंद देशपांडे, तो हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता है और इनके प्रमुख फिल्म रिस्क 2007 ईस्वी, डरना जरूरी है 2006 ईस्वी में। डॉली ठाकुर की बात करते हैं, ये भारतीय फिल्मों के एक प्रमुख कलाकार हैं जिन्होंने अपने फिल्म कैरियर की शुरुआत रिचर्ड एटनबरो की गांधी 1982 ईस्वी से कास्टिंग डायरेक्टर और यूनिट प्रचारक के रूप में किए थे। अगर नेक्स्ट है हमारा महात्मा गांधी, अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पोर्ट ब्लेयर में। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अंडमान द्वीप समूह पर वांडूर के पास है, इसलिए इसे वांडूर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है और यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी को हम लोग वांडूर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। अगर बात करें इसकी स्थापना की तो 1983 में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। उद्यान में 2 प्रमुख द्वीप समूह है जो द्वीप और लावृत द्वीप समूह है। वनस्पति का प्रकार और संरचना द्वीप के से द्वीप तक भिन्न है। अगर हम बात करते हैं अंडमान एवं निकोबार एक द्वीप समूह है, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है जिसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर है जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश स्थित है और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित द्वीपों को अंडमान द्वीप समूह तथा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में स्थित द्वीपों को निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 96 वन्यजीव अभयारण्य, 9 राष्ट्रीय पार्क और जैव संरक्षित क्षेत्र है।
रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में भी है। आगे नेक्स्ट है आपका देखिए कि पिरोटन द्वीप अरब सागर में स्थित द्वीप है और यह द्वीप गुजरात के जामनगर जिले के पास क्या है, यह स्थित है। नेक्स्ट है आपका क्या कि पिरोटन द्वीप मरीन नेशनल पार्क का भाग है और यह पहला भारत का समुद्री अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ था और यह एक दर्शनीय स्थल है। गंगा सागर सागर द्वीप या गंगा सागर संगम भी कहलाता है। यह बंगाल की खाड़ी में कोलकाता से 150 किलोमीटर दक्षिण में यह एक द्वीप है और इसे गंगा नदी का सागर से संगम माना जाता है। इस द्वीप में भी बंगाल टाइगर की प्राकृतिक आवास है। रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह एक शांत शहर है और यह करामाती पंबन द्वीप का हिस्सा और यह शहर पंबन चैनल के मध्य से देश के अन्य भाग से जुड़ा हुआ है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेंटलीज जनजाति पाई जाती है। तो कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो याद रखिएगा सेंटलीज जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे 25 जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो क्योंकि डिस्क्रिप्शन रहेगा तो फ्रेंड्स वीडियो तो लंबा होगा ही, तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे ना 25 क्वेश्चन डेली करेंगे। तो अभी तो फॉर्म तो आया नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग आप लोग के डिमांड से इसको स्टार्ट कर दिया हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग लिए डेली प्रोवाइड करूँगा। डेली 25 क्वेश्चन रहेंगे, अप्रॉक्स 30-35 मिनट्स का वीडियो रहेगा। और डेली फ्रेंड्स अगर जैसे ही आपका ये सेट कंप्लीट हो जाएगा वैसे आपका देखिए सामान्य अध्ययन सामग्री जो आपका टॉपिक्स वाइज जो दिया हुआ है मैं उसको कवर करवा दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि देखिए फ्रेंड्स आपके जो आने वाले जो बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम होगा उसके पैटर्न में भी चेंजिंग होगा। देखिए बीपीएससी में तो चेंजिंग हो गया है और बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में भी पैटर्न का चेंजिंग होगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को 2-3 बार जितना बार हो सके तो देखें ताकि रिविज़न करने के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।